स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसको पढ़ेंगे। तो मैं आपको जो है कि इस चैप्टर को जो है कि थॉरली जो है कि अच्छे समझाऊंगा, ताकि आपको टॉपिक जो है कि अच्छे से जो है कि लर्न हो जाए, आपको रटने की जरूरत न पड़े। और जो भी चीज़ें हैं वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताए जाएंगे, उसके साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपको उसको भी यहाँ से जो है बताया जाएगा, ताकि आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सर्कुलर मतलब एक सर्कल, और फ्लो ऑफ इनकम मतलब होता है इनकम का एक्सचेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको सैलरी मिल रही है तो जाहिर बात है वो किसी का एक्सपेंस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का एक्सपेंस किसी दूसरे क्या होता है, इनकम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करें, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो आपका इनकम हुआ। अब उस सैलरी को आप जो है कि फीस में दे रहे हैं, अपने कंजम्पशन पे जो है खर्च कर रहे हैं, अपने एसेट्स परचेस कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वही सामने वाला क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो इकोनॉमी है उसमें जो इनकम है वो क्या होती है, वो सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक जो है 4 सेक्टर में बांटा गया है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। वो सेक्टर क्या है? सबसे जो बड़ा और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड के बाद फर्म, ठीक है, और फर्म के बाद गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो कुल 4 सेक्टर है, लेकिन आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में सिर्फ आपको 2 सेक्टर पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि चाहे गवर्नमेंट हो जाए, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाए, ठीक है, और चाहे फर्म हो जाए, सबका जो है ये हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड मतलब कि एक फैमिली, एक गृहस्थ, ठीक है, जिस घर में एक फैमिली जो है रहती है, तो उस फैमिली का जो है कि कुछ न कुछ इनकम होगा, कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, और कुछ न कुछ जो है क्या होगा, कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड से सब बना हुआ है, इसलिए हाउस होल्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं चारों सेक्टर में जो इनकम होता है उसका क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। और ये इनकम जो है कि आपस में इन चारों सेक्टर में इनकम क्या होता है, सर्कुलेट होता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो वाकई में एकदम सही है। और ये चीजें जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि 11th में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें बेसिक है, तो उसको मैं आपको जो है बता दूंगा। चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है, उसको अच्छे से जो है कि देख लेते हैं। पहले क्या है कि मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तीसरा टॉपिक है आपका स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है, किसे स्टॉक करते हैं, किसे फ्लो करते हैं, और टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है, जिसमें हम लोग रियल फ्लो और मनी फ्लो, दो ही फ्लो होता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। तो सिंपल इकोनॉमी में जो है कि आपके सिलेबस में पहले जो है कि 4 सेक्टर होता था, लेकिन अब क्या है, 2 सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और दूसरा क्या है, फॉर्म। तो हाउस होल्ड फॉर्म के लिए क्या करती है और फॉर्म हाउस होल्ड क्या करता है। तो मैंने पहले बता दिया कि जो 4 सेक्टर है, पहला हाउस होल्ड, दूसरा फॉर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों सेक्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्टर वो हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि फर्म भी हाउस होल्ड से ही होके आता है, गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड से ही होती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हाउस होल्ड से ही होता है, ठीक है। तो सभी हाउस होल्ड से ही जो है कि बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्टर है वो है हाउस होल्ड। चलिए फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं, और हर एक चीजों को हम लोग एकदम बारीकियों से जो है कि पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता दूं, ये मैं जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको संदीप गर्ग के बुक से पढ़ाऊंगा। संदीप गर्ग का जो बुक है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल है, और जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सिक्वेंशियल जो है कि सेट किए हैं, ठीक है। एक के बाद एक टॉपिक जो है कि आप पढ़ते जाएंगे तो आपका जो है सारा जो है कि कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता जाएगा। मतलब चीज़ों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से। तो इसलिए जो है संदीप गर्ग का बुक जो है कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो अपने स्कूल में जो है कि राधा बहुगुणा, ठीक है, और टी आर जैन इनकी बुक चलाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से संदीप गर्ग जो है सबसे बेस्ट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बारे में। तो जो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आप जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, इकोनोमाइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द स्कैरसिटी, ठीक है। स्कैरसिटी की मौजूदगी में आप किस तरीके से अपने नीड को जो है एडजस्ट करते हैं, वही आपका क्या है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स डील विद द स्कैरसिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी की मौजूदगी में आप किस तरीके से अपने
जो नीड एंड वांट्स है उसको फुलफिल करते, यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो किस वर्ड से बना हुआ है, मैक्रो बना हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड जो है कि क्या है, मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस का मतलब लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, यानी जब इकोनॉमिक को हम बड़े तर्ज पर जो पढ़ते हैं तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमी एज ए होल हम जब स्टडी करते हैं तो क्या हो जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा। तो जब किसी मैक्रो इकोनॉमी से किसी एक पहलू को हम स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड, सप्लाई, ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है, यूटिलिटी, तो इन सब चीजों का स्टडी करते हैं तो ये जो है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिर्फ एक पहलू हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन जब हम पूरे ऑल कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम टोटल डिमांड सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम टोटल जो है कि नेशनल इनकम स्टडी कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम स्टडी कर रहे हैं, जब पूरे इकोनॉमी के हम होल स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, चलिए सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, तो ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं वो किसके हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इकोनॉमी को पूरा जो है कि होल स्टडी करते हैं। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो पूरे जो है कि भारत देश के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो पूरे देश के लिए पढ़ेंगे, पॉवर्टी पढ़ेंगे पूरे देश के लिए पढ़ेंगे, पूरे विश्व के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब इकोनॉमी को हम पूरे एज ए होल स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे बना हुआ है, ग्रीक वर्ड के मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, और जो माइक्रो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो भी ग्रीक वर्ड के माइक्रो से बना होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज that part of economic theory which study the behavior of aggregate of the economy as a whole। aggregate मतलब क्या होता है, टोटल। मैं आपको समझाता चलूंगा, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल। यानी जब टोटल इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं तो क्या बन जाती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आपका पूरे भारत का इनकम होगा, एग्रीगेट आउटपुट आपका पूरे जो है कंट्री का आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन पूरे कंट्री कंजम्पशन। ठीक है, इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो आपका जो मेन टूल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड पूरे कंट्री की, एंड टोटल सप्लाई पूरे कंट्री की। ठीक है, डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, आप इसको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी जो है कि पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या था, टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री एंड टोटल सप्लाई ऑफ द कंट्री। जब पूरी इकोनॉमी को ऐसे होल हम स्टडी करते हैं तो किसका एग्जांपल बन जाता है, वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है कि स्टडी करते हैं डिफरेंस का, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल जो है कि यूनिट पे, जैसे फॉर एग्जांपल अ कंज्यूमर डिमांड, ठीक है, या फिर अ प्रोड्यूसर सप्लाई, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, यूटिलिटी, हाँ, मार्जिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, हाँ, लॉ ऑफ डीएमयू, ये सब जो है किसके किसके पार्ट है, ये सब जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है, जिसमें हम इसमें एक इंडिविजुअल को जो है स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। तो जब हम इकोनॉमिक्स के पूरे एग्रीगेट को ही स्टडी कर लेते हैं, टोटल कंज्यूमर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, टोटल सप्लाई स्टडी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को स्टडी कर रहे हैं, डिफ्लेशन स्टडी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब किसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ये पूरे इकोनॉमी की स्टडी कर ले रहे हैं, पूरे कंट्री की इकोनॉमिक स्टडी कर ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टूल्स है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टूल है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, टोटल डिमांड टोटल सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट्स एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक कमोडिटी के प्राइस को जानना होता है। ठीक है, जब इंडिविजुअली आप स्टडी करेंगे तभी जाके आप प्रोडक्ट के प्राइस को निकाल पाएंगे। या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। ठीक है, अब जिसका लैंड उसको क्या मिलता है, रेंट, ठीक है, लेबर क्या मिलता है, वेज, ठीक है, कैपिटल क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्लियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड द
एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो टोटल इकोनॉमी के इनकम को जानना, ठीक है, और टोटल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को जानना, ठीक है। इसीलिए हर एक कंट्री का जो है कि नेशनल इनकम देखा जाता है, ठीक है। तो भारत जो है कि किस रैंक पे है इनकम के मामले में, उसको आप जो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारत की यूं कह जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कितनी ट्रिलियन है उसको बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इट involves limited degree of the aggregation. For example, market demand is derived by aggregating individual demand and all the buyers in the particular market, ठीक है। तो जो इसके एग्रीगेट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हम मार्केट डिमांड को स्टडी करते हैं, तो उसमें इंडिविजुअल डिमांड और उस पर्टिकुलर मार्केट में जो है कितनी डिमांड है उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन यहीं अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो एग्रीगेट जो है कि इट इन्वॉल्व द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट डिमांड इज ड्रिवन फॉर द इंटायर इकोनॉमी। तो पूरे इंटायर इकोनॉमी में टोटल चीजों की डिमांड कितनी है, वही क्या कहलाएगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है उसमें टोटल डिमांड एंड सप्लाई आ जाता है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कि इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर मार्केट में क्या डिमांड है उसको हम लोग जो है कि ऐड करते हैं, ठीक है। इतनी टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, बेसिक एजम्पशंस क्या है, ठीक है। इट एज्यूम all the macro variables to be constant, ठीक है। it assume that national income, consumption, saving etc और constant। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एज्यूम करता है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, मैक्रो वेरिएबल जो मैक्रो के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो मैक्रो के कंपोनेंट्स हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, ठीक है, ये सब क्या है, इसको कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल चीजें उनको क्या माना जाए, उनको भी कांस्टेंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, इट एज्यूम दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड फॉर्म एंड प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, ठीक है। अगर फ्लक्चुएशन हम मेजर करना चाहेंगे तो जो एक पर्टिकुलर जो है कि आप मेजरमेंट है वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको एजम्पशन लेके चलना होता है। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो उसमें आप ये एज्यूम करते हैं जो नेशनल लेवल प्राइसेस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ डिमांड में आप क्या पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड यही पढ़ा होगा कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। अब उसमें आप एजम्पशन मान लेंगे कि जो है कि किसी जो सैलरी है पर्सन की, ठीक है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अदर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसको कांस्टेंट मानते हैं, तभी जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटरमाइन हो पाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई है, ठीक है, इन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं, तब जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कंपोनेंट है वो स्टडी हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो जाहिर बात है बहुत ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं जिनकी रोज की इनकम करोड़ों में है, ठीक है। तो उस दिन जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय हम इंडिविजुअल इनकम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, तब जाके हम जो है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो स्टडी कर पाएंगे। तो ये दोनों का अजम्पशन है कि जब माइक्रो को स्टडी करेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे, और जब मैक्रो को स्टडी करेंगे तो माइक्रो के वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये लॉ ऑफ डिमांड का एग्जांपल देकर समझा दिया, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। तो इतना टॉपिक हमारा जो है क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे भी दो डिफरेंस है, अदर नेम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ठीक है। ये आपके एग्जाम में जो है कि पूछा जाता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, ठीक है। इट प्राइमरी कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि पहले दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो एज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि उसमें हम मेन नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट हम पूरे इकोनॉमी एज ए होल को स्टडी करते हैं। द थ्योरी इज अ प्राइमरी कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लेवल ऑफ इनकम क्या है और पूरे कंट्री की एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये हम जो है कि इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को अदर नेम्स जानते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ठीक है, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू determine the price of the commodity and factor of production, and macroeconomics is also known as the income and employment theory, and its main objective is to determine the level of income and employment in the nation। क्लियर। एग्जांपल देख लीजिए, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। तो जहां पर इंडिविजुअल आप लगा देंगे वो तुरंत जो है कि मैक्रो बन जाएगा, जहां पर एग्रीगेट लगा देंगे, टोटल एज ए होल लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, ठीक है, नेशनल
एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ठीक है। तो ये जो है टोटल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। तो इन यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइस हो गया किसी प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल इनकम हो गया किसी पर्सन का, ठीक है, किसी प्रोड्यूसर का इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, ये सब चीजें माइक्रो में आ जाएंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नीड फॉर सेपरेशन थ्योरी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को सेपरेटली क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू स्टडी द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, सही बात है। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी विच कुड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। Macroeconomics helps to understand the working of an economic system as well as explain the various macroeconomics paradoxes, ठीक है। तुम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो केवल इंडिविजुअल स्टडी करता है, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, पर्टिकुलर कंज्यूमर का जो है प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे इकोनॉमी को स्टडी करता है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को सेपरेटली स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इतना जो हो गया आपका टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब चलिए हम लोग जरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। चलिए, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मैंने आपको पहले चैप्टर की स्टार्टिंग बताया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। अब जरा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। In this process, different factors of production, land, labor, capital and enterprise are combined together for the production of the goods and services. तो कह रहा है कि जो कंज्यूमर के अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट, रिकरिंग वांट मतलब जो डेली के वांट हैं, ठीक है, लगातार के वांट हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या बनाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस बनाता है। और इस प्रोसेस में जो है कि हम कॉम्बिनेशन करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनको कंबाइन करते हैं, तब जाके आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है कि क्या करते हैं, बना पाते हैं। अब यहाँ पर सर्कुलर कैसे हो रहा है वो आपको ध्यान देना। देखिए, फर्म क्या करेगा, फर्म पहले तो हाउस होल्ड होगा, हाउस होल्ड से कोई प्रोड्यूसर निकलेगा, वो प्रोड्यूसर निकलेगा तो पहले क्या अरेंज करेगा, लैंड अरेंज करेगा, लेबर अरेंज करेगा, कैपिटल अरेंज करेगा और एंटरप्राइज अरेंज करेगा। ये चारों चीज अरेंज करने के बाद फिर क्या करेगा, वो जो है कि प्रोडक्शन करेगा। जब प्रोडक्शन करेगा तो उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। तो पहले हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने फर्म को सपोर्ट किया, ठीक है, किस वे में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो है कि उसको दिया। अब उसके बाद फर्म क्या करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को मिला करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फर्म करते हैं, फर्म खुद कंज्यूम कर रहा है, बिल्कुल नहीं, वो क्या करेगा, वो हाउस होल्ड्स को देगा। तो हाउस होल्ड के पास जो है कि फिर क्या जाएगा, गुड्स एंड सर्विस जाएगा। अब जब हाउस होल्ड पास गुड्स एंड सर्विस जाएगा तो जब फर्म ने हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिया तो उनको जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट उनको दिया हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड क्या करेगी, जब फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेगी तो जाहिर बात है हाउस होल्ड उसको क्या करेगी, उसको पेमेंट देगी। तो यही क्या होता है, यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। हाउस होल्ड से फर्म के पास कभी पैसा जाता है और फर्म से कभी हाउस होल्ड पास पैसा जाता है। ये सर्कुलर लगातार जो है चलता रहता है, जिसको कि नाम दिया गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए कैसे, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर भैया सबसे मेन है, उससे बड़ा कुछ कोई नहीं है। फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट नोन एज फैक्टर ऑफ इनकम, ठीक है। इसको फैक्टर ऑफ इनकम बोलते हैं और फैक्टर ऑफ पेमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। अब ये कैसे बोलते हैं इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए एक तरफ फर्म हो गया और एक तरफ हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, हाउस होल्ड, ठीक है। अब फर्म क्या करेगा, फर्म इनको पैसा देगा, क्या क्या देगा, रेंट, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, ये गया, ठीक है। तो अब ये फर्म क्या कर रहा है, इस चीज को इनको पेमेंट कर रहा है, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ इनकम या फैक्टर ऑफ रिसिप्ट्स, ठीक है। और वहीं फर्म क्या कर रहा है, फर्म इनको क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे फैक्टर ऑफ पेमेंट। क्या बोल देंगे, फैक्टर ऑफ पेमेंट। ये देखिए कॉन्सेप्ट है। तो जहां जहां कॉन्सेप्ट की बात है वहां मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाउस होल्ड इन चीजों को रिसीव करता है, इसलिए उसके लिए फैक्टर ऑफ इनकम या फैक्टर ऑफ रिसिप्ट्स। और फर्म क्या करता है, इन सब चीजों को पे करता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर ऑफ जो है कि पेमेंट। क्लियर, आगे होगा समझ में, चलिए क्लियर। फिर उसके बाद क्या रहा है, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन द
परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड जो पैसा पाएगा फैक्टर ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट के फॉर्म में, अब उस पैसे को खर्च करेगा जो है कि फर्म से जो है कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो है कि परचेस करके, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार जो है कि फ्लो ऑफ इनकम जो है कि फर्म टू हाउस होल्ड होगा, और दूसरा जो फ्लो ऑफ इनकम हाउस होल्ड टू क्या होगा, फर्म होगा। सो ये सर्कुलर कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग एंड फॉर सर्वाइवल वी हैव टू कंज्यूम, ठीक है। हमें कंज्यूम और हमें यूज करना पड़ेगा चीज़ों को, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। और इसलिए ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक रिकरिंग, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है, और लगातार ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता रहता है। क्योंकि आप अपने घर में एक एज एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि अगर आपके घर में जो भी इनकम आता होगा, उस इनकम का कुछ कुछ पोर्शन जो है कि आपके एक्सपेंडिचर्स पे जो है एक्सपेंस होता होगा फीस पे, खाने पीने पे, चीज़ों को यूज करने में, कुछ सामान खरीदने में, ठीक है। तो ये हर साल दवाइयों के खर्च में, ठीक है, ये हर महीने क्या होता है, आपके पेमेंट जो है कि इस पोर्शन में जो है कि आपसे एक्सपेंस होते हैं, और आपका जो इनकम जनरेट होता रहता है, ठीक है। तो यही जो पैसा ये घूम फिर के जो है कि हमारे पास कहीं ना कहीं से जो है कि आता रहता है, और इकोनॉमी में जो भी पैसा आरबीआई डालती है वो मनी सप्लाई होती है। और मनी सप्लाई जो है कि अगर 10 लाख करोड़ रुपए है, तो 10 का 10 लाख करोड़ रुपया होगा, और वही जो है कि फैमिली में घूमेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटे एग्जाम्पल में समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका खुद का फैमिली है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए, मैं बहुत बड़े बड़े नहीं जा रहा हूँ, आपकी खुद की फैमिली है, ठीक है। अब आपकी जो फैमिली है, आपके फैमिली में ही जो है कि प्रोडक्शन जो है कि हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन हो रहा है। तो एज्यूम करिए कि आपके फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक है। तो 10 लोग क्या करें, आपस में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, और आपके फैमिली में जो है कुल 1 लाख रुपया है। कितना है, 1 लाख रुपया। तो भैया जब आपके फैमिली में ही 10 लोग हैं और वही लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, तो 10 लाख का 10 लाख जो है कि आपस में 10 लोग के आसपास ही घूमता रहेगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को आप एक इकोनॉमिक पे ले लीजिए, कंट्री पे ले लीजिए। अब जब इसी एग्जाम्पल को आप एक कंट्री पे लेते हैं, तो कंट्री में 150 करोड़ 140 करोड़ जनता है। यही जनता जो है कि यही कुछ लोग जो है कि सर्विस सेक्टर में होंगे, ठीक है, कुछ लोग जो है कि प्रोडक्शन में होंगे, ठीक है क्लियर, और कुछ लोग जो है कि एक्सचेंज में होंगे, ठीक है, ट्रेडिंग में। तो यही काम जो है कर रहे होंगे, और इन्हीं के काम से उनको जो है इनकम जनरेट होगा। तो जो आरबीआई पैसा इकोनॉमी में डालती है उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। उसको मैं आपको बताऊंगा। मनी सप्लाई जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पहले बता दे रहा हूँ कि एक साथ फिक्स कितना 10 लाख करोड़ रुपया क्या डाल दी, वो पैसा डाल दी, ठीक है। तो उतना ही पैसा जो है कि सर्कुलेट करता है। अब पैसा कम ज्यादा कहाँ से होता है, कोई इकोनॉमी बूस्ट कैसे करती है, यही पैसा कम कैसे होता है, यही पैसा कम ऐसे होता है कि आपने जो है कि जो आपका फोर्थ सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर, आपने उसको पैसा दे दिया। उसको पैसा किस वे में देंगे, या तो आप बाहर टूरिज्म के लिए जाएंगे तो पैसा बाहर जाएगा, या तो आप जो है कि मेन जो मुद्दा है वो है इंपोर्ट का। तो बाहर से अगर आप सामान इंपोर्ट कराएंगे तो पैसा यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है। और यही यही आपका जो इकोनॉमी है 10 लाख से ऊपर कैसे जा सकता है, कि आपके यहाँ बाहर से लोग आए किसके लिए, टूरिज्म करने के लिए। राम मंदिर बना हुआ है, टूरिज्म वहाँ बढ़ेगा, ठीक है। और यही जो है कि आप जो है कि एक्सपोर्ट अगर करें, अगर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अब तो जीआई टैग भी जो है कि कई सारे जो है प्रोडक्ट पे जो है कि दिया जा रहा है, हर स्टेट बाय स्टेट। पहले बहुत कम था, अब तो बहुत ज्यादा है जीआई टैग, जिसका नाम है जियोग्राफिकल जो है कि आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे बिहार का जो है कि शाही लीची, ठीक है, जर्दालू आम, तो ये सब, इन सबको क्या मिला, काला नमक चावल असम का, ठीक है, तो इन सबको जीआई टैग मिला, तो ये सब बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, तो उससे इनकम जनरेट होता है। तो किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए उसे पैसा अपना पैसा नहीं, उसे बाहर से पैसा अपने यहाँ मंगाना होगा। और उसका मेन दो ही मुद्दा है, एक्सपोर्ट और दूसरा बाहर से टूरिज्म, ठीक है। तो यही जो है कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा। मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, दस इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। क्यों, ये हाउस होल्ड से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लेंगे, तो जो है उनको रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, एंड देन from household to firm in the form of consumption expenditure. Such flow of money is known as the circular flow of income, ठीक है। तो flow from the firm to the household in the form of the rent, wage, interest and profit, and from the household to the firm in the form of the consumption expenditure, that is also known as the circular flow of income, ठीक है। अब आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये होता रहा था
और कंटिन्यूअस जब तक जो है कि जीवन है तब तक ये होता ही रहेगा, ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये अगर रुक गया तो समझिए जीवन रुक गया। क्लियर? चलिए अब मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लेते हैं। इट रेफर द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ द इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स circulate from household to the firm in the form of consumption expenditure on the goods and services produced by them। करा है ये एक साइकिल है किसका, इनकम जनरेशन करने का, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू होता है। पहले क्या करता है हाउस होल्ड जो है सॉरी फर्म जो है हाउस होल्ड से जो है फैक्टर प्रोडक्शन लेता है, तो उसके लिए वो पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और उसके बाद फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड फर्म से जो है गुड सर्विस परचेस करता है, तो उसके एवज में उसको वो जो है कि पेमेंट करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूप में, ठीक है। तो यही जो है फ्लो ऑफ इनकम क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब इसमें फेज कितने होते हैं, फेज देख लीजिए। तो इसमें जो है कि बेसिकली 3 फेज होते हैं, ठीक है। पहला फेज क्या, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्या है, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। तो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, इसमें जनरेशन ऑफ इनकम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हाउस होल्ड से जो है फर्म लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर लेती है और यहाँ पे क्या बनाती है, गुड्स, क्या बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। अब इसके आगे क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया गया है लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर, उनका क्या किया, उनका पेमेंट किया जाता है, ठीक है, पेमेंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और तीसरा डिस्पोजिशन फेज, अभी हाउस होल्ड जो सामान खरीदेगा, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, डिस्पोजिशन का मतलब होता है खर्चा करना, ठीक है। तो खर्चे वाले फेज में क्या होता है, जो हाउस होल्ड होता है वो फर्म से क्या लेता है, वो गुड सर्विसेज लेता है, तो उसको क्या करता है, उसको पेमेंट करता है। तो यहाँ पर आपका जो है कि सर्कुलर जो फ्लो ऑफ इनकम बनेगा वो 3 फेज में बनेगा। एक फेज बन जाएगा प्रोडक्शन का, जिसमें गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि रेंट, ठीक है, रेंट, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट वो क्या होता है, दिया जाता है। और एक्सपेंडिचर फेज या फिर डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भैया हाउस होल्ड करेगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ पेमेंट कौन करेगा, ये जो है क्या करेगा, ये फर्म करेगा, ठीक है। और प्रोडक्शन फेज भी कौन करेगा, फर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 फेज होता है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड डिस्पोज डिस्पोजिशन फेज, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं, ठीक है।